नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना की आर्मी डेंटल कोर मतलब एडीसी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भर्ती 2025 के बारे में। हाँ, एक बहुत ही खास मौका है ये। हमारे पास इसके लिए दो चीजें, एक तो सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट का लेख है और दूसरा आर्मी डेंटल कोर का अपना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस भर्ती से जुड़ी जो भी जरूरी बातें हैं, जैसे कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या फायदे हैं, सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझें। बिल्कुल। और ये उन डेंटल सर्जन्स के लिए एक शानदार अवसर है जो सिर्फ एक अच्छा करियर नहीं बल्कि देश की सेवा भी करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी खास बातों से। हाँ, तो सबसे पहले ये है क्या, मतलब ये मौका किस चीज का है? ये है आर्मी डेंटल कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी ऑफिसर बनने का मौका। अच्छा, और इसमें कुल 30 पद खाली हैं। और एक खास बात, ज्वाइन करते ही आपको सीधे कैप्टन का रैंक मिलेगा। ये दोनों जगह साफ साफ लिखा है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या है। इसमें आपकी नौकरी शुरू में 5 साल के लिए होगी। अच्छा, सिर्फ 5 साल? नहीं, शुरू में 5 साल, उसके बाद अगर आप चाहें, वैकेंसी हो और आप फिट हो तो इसे 2 बार में बढ़ा सकते हैं। पहले 5 साल, फिर 4 साल और मतलब कुल 14 साल तक। ओके, तो 14 साल तक का ऑप्शन है। हाँ, ये आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनकर जरूरी डेंटल सर्विस देने का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। ठीक है, तो फिर इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन योग्य है? ब्रोशर में तो काफी डिटेल में दिया है ये। हाँ, दिया है। सबसे पहली बात तो भाई भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो खैर बेसिक है। हाँ, वो तो है ही। फिर उम्र की बात है। 31 दिसंबर 2025 को आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 45 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और पढ़ाई क्या चाहिए? देखिए, आपके पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब हम्म। डीसीआई से मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीडीएस या एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, बीडीएस या एमडीएस? हाँ, और ये भी जरूरी है कि जिस साल आपने ग्रेजुएशन किया उस साल वो कॉलेज मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ओके, और अगर सिर्फ बीडीएस किया है तो? अगर सिर्फ बीडीएस है तो फाइनल ईयर में सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। 55%? हाँ, लेकिन अगर आपके पास एमडीएस की डिग्री है तो फिर ये बीडीएस वाली 55% की शर्त आप पर लागू नहीं होती। अच्छा, तो एमडीएस वालों के लिए ये छूट है? हाँ, कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन को थोड़ी वरीयता दी है, पर बीडीएस के लिए भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो रखा ही है। इसके अलावा इंटर्नशिप का भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। 1 साल की कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए और वो भी 30 जून 2025 तक। 30 जून 2025 तक? हाँ, ब्रोशर में ये भी लिखा है कि कुछ पुराने बैच के लिए इसमें थोड़ी छूट हो सकती है, लेकिन ज्यादातर के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। और एक बहुत ही अहम चीज जो दोनों जगह लिखी है, नीट एमडीएस 2025। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपको नीट एमडीएस 2025 का एग्जाम दिया होना चाहिए। ये तो शायद अप्रैल में हुआ था ना? हाँ, अप्रैल 2025 में। और इसका स्कोर कार्ड आपको एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। राइट। और आखिर में रजिस्ट्रेशन। हाँ, आपका किसी भी स्टेट डेंटल काउंसिल या डीसीआई में परमानेंट या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड भी होना चाहिए। ओके। तो कुल मिलाकर देखें तो एलिजिबिलिटी सिर्फ डिग्री नहीं है। नीट एमडीएस का स्कोर एक तरह से पहला फिल्टर है। इंटर्नशिप का पूरा होना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाता है और 45 साल की ऊपरी आयु सीमा ये भी दिखाती है कि जो एक्सपीरियंस्ड डेंटल प्रोफेशनल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन हाँ, ब्रोशर में ये भी साफ लिखा है कि अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना कैंडिडेट की खुद की जिम्मेदारी है। अप्लाई करने से पहले सारी शर्तें ठीक से पढ़ लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो मान लीजिए कोई ये सब शर्तें पूरी करता है, तो अगला स्टेप क्या है? अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीका काफी सीधा है। सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन है पूरा? हाँ जी, पूरा ऑनलाइन। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.join.afms.gov.in। सारी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक यहीं पर मिलेगा। ठीक है। और तारीखें कब से कब तक? तारीखें हैं 18 अगस्त 2025 से शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक। तो लगभग 1 महीने का टाइम है। 1 महीना, ठीक है। एक एप्लीकेशन फीस भी है 200 रुपए। ये भी ऑनलाइन ही देनी है और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। ओके, 200 रुपए फीस। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? लिस्ट तो थोड़ी लंबी लग रही थी। हाँ, लिस्ट थोड़ी है। देखिए, मोटा मोटा आपको चाहिए 10वीं का सर्टिफिकेट उम्र के प्रूफ के लिए। ठीक है। नीट एमडीएस 2025 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, आपकी बीडीएस
या एमडीएस की फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप पूरी होने का सर्टिफिकेट, आपका डेंटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो वैलिड हो, नागरिकता का प्रूफ जैसे पासपोर्ट या वोटर आईडी, ओके। हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहां से एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा, एनओसी भी चाहिए। हाँ, और एक चीज और है, ब्रोशर में पेज 16-17 पर एक सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, वो भरकर अपलोड करना है। ये बेसिकली इस बात का प्रूफ है कि आपकी डिग्री और कॉलेज डीसीआई से मान्यता प्राप्त है। ये जरूरी है। यहाँ 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। ब्रोशर में शुरू में ही लिखा है, एक कि ऑनलाइन फॉर्म एक बार सबमिट हो गया तो उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, नीट रोल नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स बदली नहीं जा सकती। अरे, तो बहुत ध्यान से भरना होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, सारे डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट में और साफ सुथरे अपलोड करने हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये तो हुई अप्लाई करने की बात। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि जैसा आप और मैं देख रहे थे, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, ये वाकई इंटरेस्टिंग है और ये दिखाता है कि सेना सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे देख रही है। तो फिर प्रोसेस क्या है? 3 स्टेप्स हैं शायद? हाँ, मेनली 3 स्टेप्स हैं। पहला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग, वो कैसे? इसमें कैंडिडेट्स को उनके नीट MDS 2025 के स्कोर के आधार पर छांटा जाएगा। ब्रोशर कहता है कि हर एक सीट के लिए 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 1.10 का रेशियो। ओके, 1.10। जिनका सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग में, उनकी लिस्ट वेबसाइट www.join.afms.gov.in पर आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप? दूसरा और सबसे अहम स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू? या कहाँ होगा ये? ये नई दिल्ली में होगा। एक सिलेक्शन बोर्ड के सामने आपको इंटरव्यू देना होगा। यहीं पर आपकी ओवरऑल सूटेबिलिटी देखी जाएगी, आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेना के लिए आप कितने फिट हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है, जो ब्रोशर में साफ साफ लिखी है, फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर बनेगी। सिर्फ इंटरव्यू? नीट स्कोर का क्या? नीट स्कोर का काम सिर्फ आपको इंटरव्यू तक पहुंचाना है। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू पर ही डिपेंड करेगा। वाह, ये तो काफी अलग है। हाँ, और तीसरा और आखिरी स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल? जो लोग इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, उनका आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज यानी AFMS के मेडिकल बोर्ड द्वारा पूरा मेडिकल चेकअप होगा। तो ये पूरी प्रोसेस काफी कुछ बताती है। मतलब नीट स्कोर बस एक क्वालिफाइंग जैसा हो गया इंटरव्यू के लिए। हाँ, बिल्कुल। वो बस एक शुरुआती फिल्टर है। असली सिलेक्शन इंटरव्यू पर बेस्ड है। इसका मतलब साफ है कि सेना सिर्फ अच्छे डेंटिस्ट नहीं ढूंढ रही, वो ऐसे ऑफिसर्स ढूंढ रही है जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जो प्रेशर में काम कर सकें, टीम प्लेयर हो और सेना के माहौल में ढल सकें। सही बात है। ये सारी चीजें इंटरव्यू में परखी जाती हैं। और मेडिकल फिटनेस तो खैर सेना के लिए सबसे जरूरी है ही। हाँ, मेडिकल में क्या क्या देखते हैं? उसमें काफी कुछ है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हाइट, पुरुषों के लिए कम से कम 157 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। कुछ पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए छूट भी है, वजन हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और टैटू वगैरह? हाँ, टैटू की भी पॉलिसी है। उसकी डिटेल्स joinindianarmy.nic.in पर मिल जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य भी जांचा जाता है। ओके। मेडिकल बोर्ड का फैसला फाइनल होता है। वैसे अगर कोई अनफिट हो जाता है तो अपील का सिस्टम है। पहले स्पेशल मेडिकल बोर्ड SMB, फिर अपील मेडिकल बोर्ड AMB और शायद फिर रिव्यू मेडिकल बोर्ड RMB भी। लेकिन RMB मिलना DGFMS पर निर्भर करता है। इसमें प्रेगनेंसी को लेकर भी कुछ नियम थे शायद? हाँ, ब्रोशर में लिखा है कि चयन प्रक्रिया के दौरान या कमीशन मिलने के समय महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर कमीशन मिलने के बाद पता चलता है कि वो उस समय गर्भवती थी तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, सैलरी और बाकी फायदे क्या हैं? इस पर तो काफी जानकारी है। हाँ, बिल्कुल। पद तो कैप्टन का है, पे लेवल 10 भी है, जो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 61,300 रुपए से 1,20,900 रुपए के बीच है। मतलब शुरुआत अच्छी है। हाँ, काफी अच्छी शुरुआत है। इसके साथ ही हर महीने 15,500 रुपए मिलिट्री सर्विस पे यानी MSP मिलता है। हाँ, MSP। और बेसिक पे का 20% नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी NPA भी मिलता है। NPA
क्योंकि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये तो सैलरी की मोटी मोटी बात हुई। भत्ते भी हैं। हाँ, भत्ते भी काफी अच्छे हैं। जिस शहर में पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलेगा, HRA, महंगाई भत्ता DA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस TPTA, फिर सालाना 20,000 रुपए ड्रेस अलाउंस है। कपड़ों के लिए। हाँ, अच्छा। और अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक हर बच्चे के लिए 2250 रुपए प्रति माह एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, नर्सरी से 12वीं तक। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद है। हाँ, और अगर आपके पास MDS की डिग्री है तो आपको 2250 रुपए प्रति माह पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस भी मिलेगा। MDS वालों के लिए एक और फायदा। बिल्कुल, और अगर पोस्टिंग फील्ड एरिया में होती है तो वहाँ के अलग से भत्ते भी मिलते हैं। तो भत्ते भी काफी हैं। और सुविधाएं, फैसिलिटीज क्या क्या हैं? फैसिलिटीज की लिस्ट भी काफी लंबी और आकर्षक है। ब्रोशर के हिसाब से आपके लिए और आपके डिपेंडेंट्स के लिए फ्री मेडिकल सुविधा। फ्री मेडिकल, ये बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, कैंटीन, स्टोर्स, डिपार्टमेंट, CSD की सुविधाएं, मतलब रियायती दरों पर सामान मिलता है। कैंटीन फैसिलिटी। एक तय मात्रा में राशन मिलता है। मेस, क्लब और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होती हैं। सरकारी आवास मिल सकता है अगर उपलब्ध हो। सरकारी क्वार्टर। रियायती दरों पर कार और घर के लिए लोन लेने की सुविधा है। 1 करोड़ रुपए का आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस कवर होता है। 1 करोड़ का इंश्योरेंस। हाँ, छुट्टियों में घर जाने के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन LTC मिलता है, और छुट्टियां भी अच्छी खासी हैं साल में। 60 दिन की एनुअल लीव और 20 दिन की कैजुअल लीव। 60 दिन एनुअल लीव। हाँ, हालांकि ये सेवा की जरूरतों पर भी निर्भर करता है। तो अगर हम इसे पूरी तरह देखें, ये सिर्फ सैलरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा पैकेज है। सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी, सेना का सम्मान और साथ में इतनी सारी सुविधाएं, फ्री इलाज, कैंटीन, रहने की जगह, लोन, इंश्योरेंस, छुट्टियां, ये सब मिलकर इसे बहुत ही आकर्षक बना देता है। प्राइवेट सेक्टर में ये सब मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। तो ये फायदे तो अच्छे हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये कितने टाइम का है और क्या इसमें आगे बढ़ने के मौके हैं? करियर ग्रोथ कैसी है? इस पर भी ब्रोशर में काफी कुछ है। हाँ, इस पर भी डिटेल्स दी गई हैं। कार्यकाल की बात तो हमने की थी शुरू में। स्टार्ट 5 साल से होता है। हाँ, 5 साल। फिर इसे 2 बार में 5 साल और फिर 4 साल बढ़ाकर टोटल 14 साल तक किया जा सकता है। लेकिन ये आपकी मर्जी, वैकेंसी और परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। हाँ, एक्सटेंशन मिलना ऑटोमेटिक नहीं है। और कमीशन मिलने पर 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी होता है। मतलब पहले 1 साल आपका काम देखा जाएगा। हाँ, अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो सर्विस खत्म भी की जा सकती है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, एंटीडेट सीनियरिटी। ये क्या है? हाँ, वरिष्ठता। इसका मतलब है कि आपको आपकी ज्वाइनिंग डेट से पहले की सीनियरिटी मिल सकती है। वो कैसे? अगर आपके पास BDS के बाद किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या कॉलेज में कम से कम 6 महीने काम करने का एक्सपीरियंस है, जैसे हाउस जॉब, रेजिडेंसी या टीचिंग, तो आपको 6 महीने की सीनियरिटी मिल सकती है। अच्छा, 6 महीने? और अगर आपके पास DCI से मान्यता प्राप्त MDS की डिग्री है तो आपको सीधे 36 महीने, मतलब पूरे 3 साल की सीनियरिटी मिलती है। 3 साल? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सीनियरिटी बहुत काम आती है, खासकर प्रमोशन में। प्रमोशन कैसे होते हैं इसमें? देखिए, एंट्री लेवल तो कैप्टन का है। आमतौर पर 4 साल 6 महीने की सर्विस के बाद आप मेजर बन सकते हैं, और 11 साल 6 महीने की सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल। 4.5 साल में मेजर और 11.5 में लेफ्टिनेंट कर्नल? हाँ, लेकिन सोचिए अगर आपके पास MDS डिग्री है और आपको 3 साल की सीनियरिटी मिली है, तो वो 3 साल कम हो जाएंगे। हाँ, तो आप सिर्फ 1 साल 6 महीने की सर्विस के बाद ही मेजर बन सकते हैं। सिर्फ 1.5 साल में मेजर? ये तो जबरदस्त बूस्ट है करियर को। बिल्कुल, ये करियर प्रोग्रेशन को काफी तेज कर देता है। और इसके आगे क्या परमानेंट कमीशन यानी PC का भी चांस है? ये तो SSC है। हाँ, चांस है। SSC ऑफिसर के तौर पर 2 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल बाद? हाँ, लेकिन इसके लिए सीटें लिमिटेड होती हैं और एक एज लिमिट भी है। अप्लाई करने वाले साल के 31 दिसंबर तक BDS वालों के लिए उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए और MDS वालों के लिए 35 साल से कम। अच्छा, उम्र की सीमा है PC के लिए? हाँ, लेकिन अगर PC मिल जाता है तो फिर आपका करियर आगे बढ़ता है। आप कर्नल टाइम स्केल बन सकते हैं और फिर सिलेक्शन के बेस पर मेजर जनरल, यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तक? हाँ, पोटेंशियल है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब PG करने का भी मौका मिलता है क्या सर्विस में? एलिजिबल हो सकते हैं। और सेवा कहाँ करनी पड़ती है?
पोस्टिंग कहाँ होती है? देखिए, आपको देश में या विदेश में कहीं भी भेजा जा सकता है। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तीनों में से किसी में भी आपकी सेवा ली जा सकती है। कहीं भी। ओके। और हाँ, कमीशन मिलने के बाद लखनऊ में एएमसी सेंटर एंड कॉलेज में ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। ट्रेनिंग भी है? तो अगर आप देखें, एसएससी सेना में एंट्री का एक रास्ता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक मजबूत करियर बना सकता है जो सेना में लंबा फ्यूचर देखते हैं। परमानेंट कमीशन का ऑप्शन और खासकर एमडीएस वालों के लिए सीनियरिटी और तेज प्रमोशन का चांस ये दिखाता है कि सेना एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को वैल्यू करती है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके देती है। सही। तो अब बात करते हैं कि इस रोल में काम क्या करना होता है, मतलब जिम्मेदारियां क्या होती हैं एक आर्मी डेंटल ऑफिसर की? देखिए, मुख्य काम तो जाहिर है जो सेना के जवान हैं और उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पूरी डेंटल केयर देना। ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाता है, रूटीन चेकअप, फिलिंग, रूट कनाल, दांत निकालना, डेंटल सर्जरी और प्रिवेंटिव केयर भी, मतलब दांतों की बीमारियों से बचाव के तरीके बताना। ओके, पूरी रेंज है डेंटल ट्रीटमेंट की। हाँ, एक और बहुत जरूरी जिम्मेदारी है सैनिकों की डेंटल फिटनेस बनाए रखना। ये उनकी ओवरऑल हेल्थ और ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बहुत जरूरी है। डेंटल फिटनेस मतलब ये सुनिश्चित करना कि उनके दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम न हो जो किसी ऑपरेशन या फील्ड ड्यूटी के दौरान दिक्कत पैदा करे। अच्छा, समझा। और पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? पोस्टिंग अलग अलग जगह हो सकती है। आप किसी फील्ड यूनिट के साथ अटैच हो सकते हैं या किसी बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो काम का माहौल काफी बदलता रह सकता है। तो ये सिर्फ एक क्लिनिक वाली जॉब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। आप सीधे सीधे हमारे सैनिकों की हेल्थ, उनकी मोरल और उनकी कॉम्बैट रेडीनेस यानी युद्ध तत्परता में योगदान दे रहे होते हैं। तो फिर सवाल आता है, क्यों ज्वाइन करें? क्या कारण है? कारण मेरे ख्याल से तो काफी साफ है। पहला, देश की सेवा करने का एक बहुत ही यूनिक और सम्मानजनक मौका। हाँ, वो तो है। दूसरा, आप अपने मेडिकल प्रोफेशन को डिफेंस फोर्सेस के गौरव और अनुशासन के साथ जोड़ते हैं। तीसरा, एक स्टेबल और सिक्योर सरकारी नौकरी है जिसमें इतनी अच्छी सैलरी, भत्ते और सुविधाएं हैं और करियर में आगे बढ़ने के भी रास्ते हैं। और चौथा, आप समाज पर, खासकर हमारी डिफेंस कम्युनिटी पर एक डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आर्मी डेंटल कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भर्ती 2025 की काफ़ी गहरी जानकारी। हमने सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट और ऑफिशियल ब्रोशर दोनों के ज़रूरी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। हाँ, लगभग सभी अहम बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 सितंबर 2025 है। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट www.join.afms.gov.in जरूर चेक करें। बिल्कुल। आज हमने समझा कि ये मौका सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि ये डेडिकेशन, सर्विस और प्रोफेशनल ग्रोथ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में नीट स्कोर जरूरी है, पर असली फैसला इंटरव्यू पर होता है, जो पर्सनैलिटी और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के महत्व को दिखाता है। और पैकेज तो वाकई काफी आकर्षक है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई योग्य डेंटल सर्जन है और ये सब सुन के उन्हें लगता है कि ये उनके लिए सही है, तो उन्हें सीरियसली इस पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से। अच्छा, एक बात और सोच रहा था मैं। हमने जिम्मेदारियों की बात की, सैनिकों का इलाज, उनकी फिटनेस, ये भी कहा कि पोस्टिंग फील्ड यूनिट में दूर दराज कहीं भी हो सकती है। जरा सोचिए, सेना में एक डेंटिस्ट का रोल कितना अलग और चैलेंजिंग होता होगा, शायद किसी रिमोट पोस्ट पर या किसी ऑपरेशन के बीच में। हाँ, बिल्कुल अलग माहौल होता होगा। वो क्लिनिक वाली आरामदायक कुर्सी से बहुत दूर, उन मुश्किल हालात में सैनिकों का दर्द कम करना, उनका हौसला बनाए रखना, मुझे लगता है ये सिर्फ डांट ठीक करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात होगी। शायद उन परिस्थितियों में उनकी सिर्फ मौजूदगी ही एक बड़ी राहत दी जाती होगी सैनिकों को। इस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है।